हम लोगों का सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है इसमें हम लोग कवर अप करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर में आप लोग के सिलेबस में कुछ सम्स भी आते हैं, हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी कवर अप करेंगे अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा अपकमिंग चैप्टर्स के लिए। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जब मैं सम्स कराऊंगा उस समय आप लोगों का मैं प्रैक्टिकल लेवल पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा टाइम के वैल्यू मनी को लेके, वो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं थ्योरी। पहला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विथ एग्जाम्पल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंड द वैल्यू डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ मनी ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि मनी जो वैल्यू डिराइव करता है, मनी जो वैल्यू अटेन करता है, मनी का जो वैल्यू इंक्रीज होता है ओवर टाइम, समय के साथ, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। मतलब जब आप अपना पैसा कहीं पे लगाते हो, आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, समय के साथ ड्यू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पैसे का वैल्यू इंक्रीज होता है, वो जो पैसे के वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज रेफर टू एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट a worth of a rupee received today is different from the worth of a rupee to be received in future. That means कि पैसे का जो वर्थ आज रहेगा, एक रुपए का जो वैल्यू आज रहेगा, that will be totally different from the worth of a rupee to be received in future. आज के डेट में अगर आपको 100 रुपीज़ आप अपने हाथ में रिसीव करते हो, आप आज के डेट में अगर आप 100 रुपीज़ अर्न करते हो, उसका जो वैल्यू रहेगा वो फ्यूचर में 1 साल या 10 साल बाद आप वही 100 रुपीज़ जब अर्न करोगे, उसका जो वैल्यू रहेगा, दोनों के वैल्यू में डिफरेंस रहेगा। दैट मीन्स $1 अर्न टुमारो इज लेस वैल्यूएबल देन $1 अर्न टुडे, और इन अदर वर्ड्स $1 अर्नड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन $1 अर्नड टुमारो। आज के डेट में अगर आपके हाथ में पैसा आता है, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अर्नड टुमारो। द प्रेफरेंस फॉर मनी नाउ एज कम्पेयर टू फ्यूचर मनी इज नॉन एज टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। एंड ऑब्वियसली अगर आपके हाथ में पैसा आज ही आ जाए और वो अधिक वैल्यूएबल हो देन कि पैसा कल आपके हाथ में आए, देन ऑब्वियसली आप क्या प्रेफर करोगे कि आपके हाथ में पैसा आज ही आ जाए, एंड दैट इज रिफर्ड टू एज टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। नेक्स्ट है रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। क्या रीजंस हैं हम लोग मनी को टाइम प्रेफरेंस देते हैं? पहला पॉइंट है रिस्क। देयर आर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम। टाइम के साथ में बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क रहते हैं पैसे के साथ। फर्दर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द रिसिप्ट ऑफ मनी इन फ्यूचर। और इसका भी कोई सर्टेनिटी तो नहीं रहता है ना कि फ्यूचर में अगर आप पैसा कहीं पे लगा कर रखे हो तो पैसा फ्यूचर में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पैसा डूब भी तो सकता है। द लॉन्गर द टाइम पीरियड ऑफ मनी, द लॉन्गर द टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न्स, द ग्रेटर इज द रिस्क। और जितना अधिक से अधिक टाइम पीरियड रहेगा, जितना अधिक टाइम के लिए आप कहीं से पैसा लोगे या जितना अधिक टाइम पीरियड के लिए आप पैसा कहीं पे लगाओगे, रिस्क ग्रेटर इन्वॉल्व होगा। तो ऑब्वियसली रिस्क अगर ऑब्वियसली क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व है तो रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। हैंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज़ प्रेफर्ड, इसलिए पैसे का आज का वैल्यू प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। मोस्ट पर्सन्स और कंपनीज प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन देन फ्यूचर कंजम्पशन। मैक्सिमम कंपनीज जो होती हैं ना, वो पैसे के प्रेजेंट कंजम्पशन पे ज़्यादा थीसिस करती हैं, ज़्यादा फोकस करती हैं देन फ्यूचर कंजम्पशन।
ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ नीड। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप समझते हो, महंगाई। इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे का वैल्यू कंटिन्यूसली जो गिरते जा रहा है हमेशा से, दैट इज ओनली ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पैसे के वैल्यू को इरोड करता है, गिराते जाता है कंटिन्यूसली। In an inflationary situation, a rupee today represents a greater purchasing power than a rupee 1 year later. और जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो तो 1 रुपये का जो वैल्यू है वो अधिक पावरफुल है, 1 रुपये का परचेजिंग पावर आज के डेट में अधिक रहेगा देन इन कंपैरिजन टू फ्यूचर। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्रेजेंट मनी इज प्रेफर्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग एडिशनल कैश फ्लो। आप आज के डेट में पैसा अर्न करना या रिसीव करना अधिक प्रेफर करोगे, क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा आज ही अवेलेबल हो जाए तो ऑब्वियसली आप उसको क्या करोगे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर अर्निंग एडिशनल कैश फ्लो, सो दैट कि फ्यूचर में आप उस पैसे को अगर आज आप इन्वेस्ट कर देते हो तो फ्यूचर में वहाँ से आपको एडिशनल कैश फ्लो मिल सके। नेक्स्ट, मेथड ऑफ एनालिसिस। The concept of TVM, the concept of time value of money, helps in arriving at the comparable value of different rupee. Time value of money हमें help करता है किस चीज़ पे arrive करने में, comparable value of different rupee amount, पैसे के different rupee amount पे पहुँचने में at different points of time. This can be done by either. पहला बात आप ये समझो, लेट अस सपोज मैं आपको कहता हूँ कि 10,000 रुपया आज के डेट में अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लगाते हो, दैट मीन्स अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या वो प्रोजेक्ट अगर आपको स्टार्ट करना है, आज के डेट में अगर आप उसको स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें कितना पैसा लगाना होगा, 10,000। आपने कहा ओके। मैंने कहा 10 साल बाद अगर वही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा तो उस प्रोजेक्ट का दाम कितना हो जाएगा, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसका जवाब आपके पास है क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपाउंडिंग। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग द प्रेजेंट मनी। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग द प्रेजेंट मनी। दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट मनी को कंपाउंडिंग करोगे टू अ फ्यूचर डेट, सो दैट कि आप फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट मनी का निकाल सको। सेकंड, डिस्काउंटिंग फ्यूचर मनी टू द प्रेजेंट डेट। इसका मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट जो बोला गया है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मैं ये कहूँ कि फ्यूचर में अगर आप कोई प्रोजेक्ट 10 साल बाद स्टार्ट करते हो तो उसका कॉस्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का 10,000 रुपया, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को अगर आप आज ही स्टार्ट करना चाहो तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा, तो आप क्या जवाब दोगे। मैंने कहा फ्यूचर में लगाने का उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का 10,000 रुपया लगेगा, प्रेजेंट डेट में उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का कितना रुपया लगेगा। तो आप कहोगे सर मैं डिस्काउंटिंग का टेक्निक यूज़ करूँगा, दैट मीन्स डिस्काउंटिंग फ्यूचर मनी टू द प्रेजेंट डेट। फ्यूचर मनी का आप डिस्काउंटिंग करोगे प्रेजेंट डेट में, किस लिए, टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको आज का वैल्यू किसी प्रोजेक्ट का दाम बता दिया गया हो कि आज के डेट में उसका प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। सेकंड, फ्यूचर वैल्यू किसी मनी का दिया हुआ हो तो आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करके आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो कंपाउंडिंग के थ्रू फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ
मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। वाइल एवेल्युएटिंग, फर्स्ट पॉइंट, वाइल एवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के ऊपर में जब आप काम करते हो, जब आप डिसीजंस लेने बैठते हो, तो आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट जो आज के डेट में आप करोगे उसको आप कंपैरिजन करते हो कि फ्यूचर में वहाँ से इनफ्लो या रिटर्न कितना आएगा एट डिफरेंट फ्यूचर पॉइंट्स ऑफ टाइम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक हाईवे का प्रोजेक्ट है, एक हाईवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो हाईवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे आपको 10 साल बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। दैट मीन्स अगर आज आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो वो प्रोजेक्ट 10 साल बाद कंप्लीट होगा। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि अगर आज आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपका प्रेजेंट डेट पे, आज के डेट पे आउटफ्लो कितना होगा, पैसा आपके पास से आउटफ्लो, पैसा आपके पास से जाएगा कितना। दैट मीन्स उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा। तो आपके लिए, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आज के प्रेजेंट डेट में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, इस हाईवे के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में इतना पैसा लगता है, इतने का आउटफ्लो होता है आपके पास में, ये इन्वेस्टमेंट साइज़ है। तो फ्यूचर में वहाँ से इनफ्लो कितना होगा ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, या फ्यूचर में रिटर्न्स कितना होगा ये आप कैलकुलेट करके बताओ विथ रेफरेंस टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो उसके लिए आप डिफरेंट फ्यूचर पॉइंट्स ऑफ टाइम पे कितना आपको वहाँ से रिटर्न आएगा या इनफ्लो आएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, ऑन अकाउंट आर टू बी कन्वर्टेड into a unique time frame, say with reference to time t0, so present value of future cash flows are to be considered for meaningful evaluation of the investment proposal. That means कि अगर प्रेजेंट टाइम को हम लोग t0 मान लेते हैं और प्रेजेंट टाइम को अगर हम t0 मानते हैं और उसके बेसिस पर मुझे फ्यूचर में टाइम t1 t2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं उनका मुझे कैलकुलेशन करना हो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को देखते हुए, तो उसके लिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। थर्ड, द ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेजेंट कैश फ्लोज एंड फ्यूचर कैश फ्लोज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्नड बाय इन्वेस्टिंग। मतलब कि अगर आपको ट्रेड ऑफ करना हो बिटवीन प्रेजेंट कैश फ्लो और फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा, प्रेजेंट में कितना कैश फ्लो होगा, इनके बीच में अगर आपको ट्रेड ऑफ या यूँ कहें कंपैरिजन करना हो तो बीच में जो पैरामीटर, जो मेजरमेंट आप यूज़ करोगे उसके लिए वो होगा आपका क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि प्रेजेंट में कितना कैश फ्लो होगा, फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा, इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करते हो। जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इम्पैक्ट्स बिजनेस फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। प्रेजेंट फाइनेंस, इट इम्पैक्ट्स बिजनेस फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। Thus TVM, that is time value of money, results from the concepts of interest. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट से निकल के आता है। नेक्स्ट, हेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस एंड इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। एंड फाइनेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट ही है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि ऑलवेज रिलेवेंट रहेगा लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन with example the compounding techniques and discounting technique in relation to the time value of money। आपसे बोला गया है कि आप कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक डिस्कस करके बताओ। पहला है प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। अंडर द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग वी फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द होराइजन
एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि फ्यूचर का वैल्यू निकालना हो, फ्यूचर का वैल्यू निकालना हो कैश फ्लो का, उसके लिए कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करना होता है। दैट मीन्स अंडर द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग वी फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो। फ्यूचर में जो कैश फ्लो जो फ्यूचर में होगा उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो निकालने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। सेकेंड है प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग। अंडर द मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग वी रिकॉन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाउ, दैट इज एट टाइम 0 ऑन द टाइम लाइन। डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसका निकालते हैं, नाउ, आज का, प्रेजेंट डे का हम लोग कैश फ्लो का वैल्यू निकालते हैं। सो वी विल बी कंपेयरिंग द इनिशियल आउटफ्लो विद द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनफ्लो एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि हमें अगर फ्यूचर आउटफ्लो का वैल्यू दिया हो और प्रेजेंट आउटफ्लो निकालना हो तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एन्युटी। एन एन्युटी इज़ अ फ्लो ऑफ रेगुलर पेमेंट। एन्युटी क्या है, एन्युटी इज़ अ फ्लो ऑफ रेगुलर periodic payment made or received for a particular period of time. A recurring deposit with the bank is an example of an annuity. Annuity क्या है, एक फ्लो है रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट का। Annuity is a flow of regular periodic payment made or received for a particular period of time. Annuity का सिंपल सा मतलब है आप जो EMI पे करते हो ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वही होता है एन्युटी। दैट मीन्स कि रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट चाहे कहीं पे रिसीव हो रहा हो या रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट चाहे कहीं पे किया जा रहा हो, दोनों ही केस में वो जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो होता है एन्युटी। फॉर एग्जांपल अ रिकरिंग डिपॉजिट विद द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ एन एन्युटी। आप किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, हर महीने 5-5 हज़ार रुपया करके जो डिपॉजिट करते हो वो भी एन्युटी ही है। दैट मीन्स रिकरिंग पीरियोडिक, दैट मीन्स रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट चाहे आप रिसीव करो या रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट चाहे आप पे करो, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, एन्युटी। नेक्स्ट आता है डिफाइन रिस्क। क्लासीफाई रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है, द चांसेस दैट इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड। सिंपल सा बात है, रिस्क का सिंपल सा मतलब होता है द चांस दैट इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड। मैं आपसे कहूँ कि आप कोई एक इन्वेस्टमेंट करो, उसमें 100% का रिटर्न तो नहीं होगा पर 80% का रिटर्न होगा, और आप मुझे जवाब में कहोगे नहीं सर 70% का भी तो रिटर्न हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 80% का रिटर्न होगा, आप कहते हो 70% का रिटर्न होगा, 70% का प्रॉफिट होगा। तो जो एक्चुअल रिटर्न है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वही होता है चांस, और उसी को कहते हैं रिस्क। दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट तो करते हो कितने परसेंट का रिटर्न होगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट आएगा, पर एक्चुअली अगर उतना नहीं आता है तो आपने क्या लिया, रिस्क लिया। आपने क्या लिया, चांस लिया। उसी को कहा जाता है रिस्क। रिस्क इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। रिस्क क्या इंक्लूड करता है, रिस्क में कई बार क्या होता है कि आप हो सकता है अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स के पैसे लूज़ कर जाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप पूरा पैसा अपना लूज़ कर जाओ। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रिस्क्स आर यूजुअली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हिस्टोरिकल रिटर्न्स। आप रिस्क कैलकुलेट कैसे करते हो, आप रिस्क कैलकुलेट कैसे करते हो of the historical returns or average returns of a specific investment. That means आपने एक स्टैंडर्ड डेविएशन का एक टॉपिक आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता था, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से जब हम कैलकुलेशन करते थे तो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से बाकी के ऑब्जर्वेशंस कितने से डेविएट होते थे, कितने से फ़र्क रहता था उन दोनों के बीच में, वही होता था डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते थे। यहाँ भी एफएम में स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर, क्या मेज़र करने के लिए कि कितने से आपका एक्चुअल रिटर्न
जो है वो डेविएट कर रहा है एवरेज रिटर्न से या स्टैंडर्ड रिटर्न से। दैट मीन्स कि आपका एक्चुअल रिटर्न, आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितने से डेविएट हो रहा है या कितने से फ़र्क आ रहा है उसमें इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड या एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न जितना आता है या आना चाहिए उसके कंपैरिजन में आपका एक्चुअल रिटर्न जितना आता है वो होता है डेविएशन। उतने का फ़र्क जो होता है ना उन दोनों के बीच में वही होता है डेविएशन, और वहीं से हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। और अगर एवरेज रिटर्न से आपके एक्चुअल रिटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो ऑब्वियसली रिस्क कितना है, ज़्यादा है। देयर इज़ हाई रिस्क इवॉल्व देयर, ठीक है ना, हाई डिग्री ऑफ रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व है। फंडामेंटल आइडिया इन फाइनेंस द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क और रिटर्न के बीच में ऑब्वियसली कुछ फंडामेंटल रिलेशंस हैं। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ रिटर्न ऑब्वियसली विथ ग्रेटर रिस्क। द रीज़न फॉर दिस इज दैट इन्वेस्टर्स नीड टू बी कंपनसेटेड फॉर टेकिंग एन एडिशनल रिस्क। और हमेशा हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न क्यों अटैच्ड रहता है? क्योंकि एडिशनल जो आप रिस्क लेते हो ना उसी के लिए आपको कंपनसेट किया जाता है अधिक रिटर्न देके। आप कहीं पे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कहीं पे 5 ईयर्स के लिए अपना पैसा लगाते हो। दैट मीन्स यू आर विलिंग टू टेक पार्ट फ्रॉम योर मनी। आप अपने पैसे से दूर रहने के लिए रेडी हो 5 साल तक के लिए, तो आपको 8% का रिटर्न में भी मिले। पर मैंने कहा कि नहीं, अगर आप 10 साल के लिए अपने पैसे को मेरे पास रखते हो, दैट मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए करते हो, लॉक इन पीरियड 10 ईयर्स का रहेगा, तो आपको हम 10% का रिटर्न देंगे। तो हम वो 10% का रिटर्न आपको 10 ईयर्स के लिए जब आप रेडी हो जाते हो तो क्यों देते हैं? क्योंकि आप 5 साल के लिए एक्स्ट्रा रेडी हो अपने पैसे से दूर रहने के लिए। दैट मीन्स 2% एक्स्ट्रा फॉर टेकिंग एडिशनल रिस्क ऑफ 5 ईयर्स। वी आर कंपनसेटिंग यू फॉर टेकिंग एडिशनल रिस्क ऑफ 5 years. Next, a fundamental idea in finance is the relationship between risk and return. फंडामेंटल आइडिया फाइनेंस में जो है वो रिलेशनशिप ही है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न का, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में 3 टाइप के रिस्क इन्वॉल्व हैं। पहला है ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क और तीसरा है कॉम्बाइंड रिस्क। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टर्म रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। आपसे पूछा गया है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है या रिलेशनशिप क्या है रिस्क और रिटर्न के बीच में। हम लोग आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। पहला, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड। दैट मीन्स कि रिस्क ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न ज़्यादा रहेगा, रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न कम रहेगा। द हायर द नेक्स्ट है, उसमें पहला पॉइंट क्या है? हाई रिस्क हाई रिटर्न। इफ इन्वेस्टर विल टेक हाई रिस्क ही विल गेट हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क लो रिटर्न। दैट मीन्स इफ इन्वेस्टर रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इफ इन्वेस्टर रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट ही इज रिड्यूसिंग द रिस्क, हिज रिस्क ऑफ लॉस। ऑब्वियसली अगर वो लोअर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका लॉस भी कम होने का चांसेस है, तो उसके कारण क्या होगा? रिटर्न भी घट जाएगा। नेक्स्ट, निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। निगेटिव रिलेशनशिप भी कई बार देखा जाता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। ऐसे तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। निगेटिव रिलेशनशिप के बीच में के अंदर में पहला पॉइंट है हाई रिस्क लो रिटर्न। Sometime investor increases investment amount for getting high return, but with increasing return he faces low return because it is the nature of that project. कई बार इन्वेस्टर जो होता है अपना पैसा का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का साइज कंटिन्यूसली बढ़ाते रहता है, बढ़ाते जाता है। किस लिए? अधिक रिटर्न पाने के लिए। पर रिटर्न कई बार क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग रिटर्न उसका रिटर्न घटने लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही वैसा होता है। देयर इज नो एडवांटेज टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोजेक्ट। ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का साइज कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हो। सपोज देयर आर 10 लाख लॉटरीज इन विच विल रिसीव द प्राइज़। कई बार मान लो कि ऐसा कोई सिचुएशन है यहाँ पे 10 लाख लॉटरी टिकट्स हैं और आपको प्राइज़ मिलेगा, और आप क्या करते हो? 50% लॉटरी टिकट खुद ही खरीद लेते हो।
सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप 80% ऑफ लॉटरी टिकट खुद ही खरीद लो। तो क्या प्राइस का अमाउंट बदलेगा? क्या प्राइस का अमाउंट नहीं बदलता, प्राइस विल रिमेन सेम बट एट इंक्रीज ऑफ रिस्क और आवर रिटर्न विल रिड्यूस। दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो सेम रहेगा बट रिस्क क्या होगा, अधिक इन्वॉल्व रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लो रिस्क हाई रिटर्न। कम रिस्क के साथ भी हाई रिटर्न होता है कई बार, कि आप कम रिस्क लेते हो फिर भी रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स इफ़ यू इन्वेस्ट लो अमाउंट यू कैन गेट हाई रिटर्न। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे आप अमाउंट लो इन्वेस्ट करते हो फिर भी आपको रिटर्न अधिक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज गिविंग हाई रिटर्न ऑन इट्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अधिक रिटर्न दे रहा है अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हायर रिस्क इज रिलेटेड विथ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क विथ स्मॉलर रिटर्न। हाई रिस्क रिलेटेड होता है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न के साथ में, लो रिस्क इन्वॉल्व होता है स्मॉलर रिटर्न के साथ में। दिस ट्रेड ऑफ व्हेन इन्वेस्टर फेसेस रिस्क एंड रिटर्न व्हाइल कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। और यहीं पे जो डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी इन्वेस्टर को कि वो अधिक रिस्क लेके अधिक रिटर्न ले या फिर लो रिस्क लेके लो रिटर्न ले, इसी को कहा जाता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल एक्स फेसेज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वाइल मेकिंग हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बंदा एक्स है जो इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पॉइंट पे खड़ा है। इफ़ ही डिपॉजिट्स ऑल हिज फंड्स इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट, अगर वो अपना पूरा पैसा एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में लगा दे, ही विल रिसीव अ लो रिटर्न। वो क्या करेगा, लो रिटर्न रिसीव करेगा। However, if he invests all his funds in equities, he faces the risk of losing a major part of his capital along with the chance to acquire a higher return than compared to a saving deposit in a bank. एक बंदा है जिसके पास में दो ऑप्शन हैं। क्या, पहला कि वो अपने सेविंग्स डिपॉजिट में अपने बैंक अकाउंट के सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करे। दूसरा उसके पास में ऑप्शन है कि वो इक्विटी शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स जाके परचेज कर ले। पहला ऑप्शन जो बैंक का था उसमें ऑब्वियसली लो रिस्क है पर रिटर्न भी वहाँ पे कम है, और दूसरा जो ऑप्शन है कि इक्विटी शेयर मार्केट में जाके वहाँ पे इक्विटी शेयर्स परचेज कर ले, वहाँ पे उसके साथ रिस्क भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलने का चांसेस है। तो यहाँ पे वो जो खड़ा है बीच में एंड ही इज़ गोइंग टू डिसाइड कि कौन से ऑप्शंस को हम क्लिक करें। A finance manager required to balance trade-off between the risk and return in order to maximize the price per share and wealth of the shareholders. तो इस पॉइंट पे एक फाइनेंशियल मैनेजर का ज़रूरत पड़ेगा उसे, जो उसे ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा तो उसे किस डिसीजन को लेना चाहिए एंड कहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के बारे में बताइए। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी विद द मेजर प्लेयर्स बीइंग फर्म, इन्वेस्टर एंड मार्केट्स। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें तीन लोग होते हैं, एक होता है फर्म्स, दूसरा होता है इन्वेस्टर्स एंड तीसरा होता है मार्केट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, फाइनेंशियल मैनेजर्स। फाइनेंशियल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट अ कंपनीज फंड्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड हाउ टू ऑब्टेन फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि अपने पैसे के कंपनी के पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, कंपनी के फंड को कहाँ पे लगाया जाए, एंड हाउ टू ऑब्टेन फंड्स, और जो पैसों की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाने के लिए उसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से करवाया जाए। द एक्शंस टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर द रेस्पेक्टिव फर्म्स आर रेफर्ड टू एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा उसी को रेफर किया जाता है एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंट्स फॉरम्स that facilitate the flow of funds among investors, firms and government units and agencies. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा जगह होता है जो फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ फंड किसके बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, फर्म्स के बीच में एंड गवर्नमेंट यूनिट्स के बीच में। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, एक इंटरमीडिएरी का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भी एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक इंटरमीडिएरी है जो किसके बीच में काम करता है, जो फैसिलिटेट करता है, जो हेल्प करता है क्या, सेल ऑफ इक्विटी फर्म्स बाय फर्म्स, इक्विटी बाय फर्म्स टू इन्वेस्टर्स और बिटवीन इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स शेयर मार्केट हेल्प करता है
सेल ऑफ इक्विटी को, मतलब इक्विटी शेयर्स के परचेज, इक्विटी शेयर्स के बाई और सेल में मदद करता है आपका शेयर मार्केट। दैट मीन्स शेयर मार्केट एक इंटरमीडिएट होता है, एक बीच के इंसान का काम करता है, एक बीच का काम करता है जो हेल्प करता है बायर और सेलर को आपस में मुलाकात करवाने में, सो दैट कि इक्विटी शेयर्स का परचेज और सेल हो सके, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आके इक्विटी शेयर्स बाई एंड सेल कर सकें। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्व एज इंटरमीडिएट बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस बिटवीन विलिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक कैटेगरी अपॉन प्राइसेस। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडिएट का काम करते हैं, किसके किसके बीच में, बिटवीन विलिंग बायर्स का एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक एट एग्रीड प्राइस, किसके किसके बीच में, विलिंग बायर्स और सेलर्स ऑफ स्टॉक के बीच में एट एग्रीड अपॉन प्राइसेस, जिस दाम पे वो रेडी हों। द डेट मार्केट्स इनेबल फर्म्स टू ऑब्टेन डेट फाइनेंसिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। एक डेट मार्केट भी होता है जो मदद करता है डेट फाइनेंसिंग में, लोन के फाइनेंसिंग में, जहाँ पे वो मदद करता है कि लोन के थ्रू कैसे आपके कंपनी को, आपके बिजनेस को फाइनेंस किया जाए। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके। दिस इज क्वाइट कॉमन फॉर वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्ट एज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कॉमन भी है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काम करे, वाइल अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्व्स एज द इंटरमीडिएरी बाय एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन दैट ट्रांसफर फंड्स टू अ फर्म दैट नीड्स फाइनेंसिंग। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि कॉमन होता है कि कहीं कहीं पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काम करे, और कहीं कहीं पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो एक इंटरमीडिएरी का काम करे बाय एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, फर्म्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंडिविजुअल्स को हु नीड फंड्स। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसा मुहैया कराते हैं, जिनके पास में सरप्लस फंड्स अवेलेबल होता है, और वो पैसा अपना कहाँ पे लगाते हैं, फर्म्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, या इंडिविजुअल्स के पास में जिनके पास फंड्स की जरूरत है। दैट मीन्स कि फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स। इन्वेस्टर कौन होता है? जिसके पास में सरप्लस फंड अवेलेबल होता है, और वो पैसा कहाँ पे लगाता है, टू दोज एजेंसीज और इंडिविजुअल्स हु नीड फंड्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कॉमनली प्रोवाइड फंड्स टू फर्म्स बाय परचेजिंग देयर सिक्योरिटीज। जो हमारे आपके जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, नॉर्मल पर्सन्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मतलब पर्सन्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कॉमनली प्रोवाइड फंड्स टू फर्म्स बाय परचेजिंग देयर सिक्योरिटीज। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फंड्स कहाँ पे लगाते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स में पैसा लगाते हैं बाय परचेजिंग देयर सिक्योरिटी, उनके सिक्योरिटीज़ को परचेज करके, उनके स्टॉक्स को, डेट सिक्योरिटीज़ को परचेज करके। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फंड्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, आर रेफर्ड टू एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब हम लोग फंड्स कहीं पे लगाते हैं ना, हम लोग जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स, नॉर्मल पर्सन्स हम लोग कहीं पे फंड लगाते हैं, शेयर्स या कहीं पे इक्विटी शेयर्स परचेज करके वहाँ पे अपना सिक्योरिटीज़ परचेज करके वहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, ब्लॉक करते हैं अपना पैसा, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहीं पे अपना पैसा लगाते हैं, अपना फंड्स प्रोवाइड करते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स दे आर रेडी टू फाइनेंस यू, वेयर अदर्स कॉमनली परचेज सिक्योरिटीज दैट आर इश्यूड बाय फर्म्स। और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं बड़े बड़े अमाउंट में दूसरे फर्म्स के। दे आर रेफर टू एज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। ये रहा हम लोग का सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ये हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।